गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सोम्य शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम नीट लेवल की तक की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज हम आए हैं बॉटनी का चैप्टर सेकंड और बायोलॉजी का चैप्टर थर्ड को कवर करने, चैप्टर फोर्थ को कवर करने एक्चुअली, बिकॉज 3 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑन आवर चैनल जीत सीरीज में। फोर्थ चैप्टर है ये, उसका लेक्चर नंबर 1। अब इस चैप्टर के क्या कहने हैं, पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ये चैप्टर जो है इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीट के लिए, बिकॉज पिछले साल अगर देखें तो इस चैप्टर में से और अगले चैप्टर में से, मतलब जेनेटिक्स के 2 चैप्टर जो है मेन, उनमें से 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन आए थे, 15 मार्क्स नहीं 15 क्वेश्चन आए थे। दैट मीन्स 15 फॉर द 60 मार्क्स का क्वेश्चन 180 में से, बॉटनी के 180 में से 60 का तो यही था 2 चैप्टर्स में से, देखो। और इस बार आपको पता ही है 15 की जगह ये 17 भी हो सकता है, बिकॉज चैप्टर्स आपके डिलीट हुए हैं बॉटनी में से, बायोलॉजी में से, है ना, बॉटनी में से क्लास 11th के फिजियो के चैप्टर डिलीट हुए हैं, तो इसलिए 2 क्वेश्चन हम अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ से बढ़ सकते हैं। तो 17 इंटू 4 आप देखिए, इसमें 8 क्वेश्चन और, यानी कि 72 मार्क्स का आपको नहीं 68 मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है पेपर, राइट। ओके, तो 68 मार्क्स आउट ऑफ 180, देखो यार क्या कमाल है इस चैप्टर का और अगले चैप्टर का। तो इस चैप्टर को हम बड़े आराम से, बड़े अच्छे से कवर करेंगे, और इसीलिए मैं ये ब्लैक बोर्ड पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बोला ब्लैक बोर्ड का अच्छे और क्वालिटी से क्या लेना देना, नहीं, इसका कोई लेना देना तो नहीं है, बट मुझे इस पे पढ़ाना थोड़ा बेटर लगता है, इसलिए मैंने इसको चूज किया। बिकॉज अब मुझे जो है वैसे पढ़ाना है जैसे मुझे अच्छा लगे ना, बिकॉज मुझे पता है ना मैं अपना बेस्ट कब दे पाऊंगा आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। दैट इज व्हाई आई हैव चोजन ब्लैक बोर्ड, और इस यूनिट के लिए हम ब्लैक बोर्ड पे ही बने रहेंगे। ओके, बाकी तो आप कमेंट करेंगे तो पता चल ही जाएगा। ओके, तो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है आज आपके पास। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इसमें 2 वर्ड आपको ऐसे आ रहे हैं जो आपको नहीं पता होंगे, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये शायद किसी को पता भी हो सकते हैं। तो इनहेरिटेंस को समझने के लिए पहले मैं आपको बताऊंगा हेरिडिटी। आपने कई बार सुना होगा हेरिडिटी, ये वर्ड बड़ा कॉमन वर्ड है और आपको इसका अर्थ पता भी हो सकता है। द पासिंग ऑन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम parent to offspring, parent to offspring is known as heredity। heredity क्या है? जैसे आपने कई बार सुना होगा कि अरे इसकी शक्ल तो इसकी पापा पे जा रही है, इसकी शक्ल तो इसकी मम्मी पे। उसका क्या मतलब है कि वो कैरेक्टर, वो ट्रेट जो है उसकी मदर से उसके तक गया है, इसलिए वो सिमिलर है। इसको क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे, ठीक है। अरे बदतमीज, उधर क्या देख रहा है? कौन बैठा है? बुआ बैठी है तेरी, आजा गोद में खेलते हैं। बदतमीज, यहां देख, पता नहीं कहां देख रहा है। हेरिडिटी। फिर है इनहेरिटेंस। अब ये जैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा होगा, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इनहेरिटेंस। द प्रोसेस बाय विच, नोट्स जो है इस चैप्टर के आपको अच्छे से बनाने हैं, ठीक है ना। द प्रोसेस बाय विच दिस passing on takes place। 1 मिनट रुको। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो क्या लिख रहे थे? द प्रोसेस बाय विच दिस पासिंग ऑन टेक्स प्लेस इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिससे ये पासिंग ऑन होती है, ठीक है, वो प्रोसीजर कह लो। फिर आया वेरिएशन। 1 मिनट यार, इसको ना पहले कर ही देते हैं। ओके, देयर इज डिफरेंस। यहां पे एक अच्छा, इनहेरिटेंस में एक और लिखना पॉइंट, इट इज बेसिस ऑफ हेरिडिटी। आपकी एनसीईआरटी में ये पॉइंट लिखा गया है, इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। मतलब इनहेरिटेंस जो प्रोसेस है वो होगा ही नहीं, तो हेरिडिटी कैसे हो सकती है, ठीक है ना। वेरिएशन, देयर इज डिफरेंस इन ट्रेट्स, इन सम ट्रेट्स कह लो, कुछ ट्रेट्स या कैरेक्टर्स में ऑफ ऑफस्प्रिंग्स।
उसी डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं, वेरिएशन। द डिग्री ऑफ दैट डिफरेंस, ये भी आपकी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, द डिग्री ऑफ डिफरेंस इज टर्म्ड एज वेरिएशन। अच्छा, इस चैप्टर के कई लेक्चर्स शॉर्ट भी हो सकते हैं और कई बड़े भी हो सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप इसको देखना। कितना दिख रहा है आपको बोर्ड, इससे नीचे थोड़ा सा और दिख रहा है। तो ये हो गया हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशन। और आपके टाइटल में आपको ये दो टर्म्स दिख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो हो रहा है पासिंग ऑन या ये जो वेरिएशन, ये कैसे हो रही होगी। आपने इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, चैप्टर नंबर 11 है मेरे ख्याल से, नहीं 10th था बायोमोलिक्यूल्स, उससे पीछे वाला था शायद, हाँ 9th चैप्टर होगा बिकॉज 8th था, हाँ 9th चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में आपने पढ़ा है कि जो है क्या होता है, पहले तो एस फेज में डीएनए अपने मटेरियल को डबल करता है, वो भी हम देखेंगे, अभी मैं आपको सब बताऊंगा, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, जीन क्या है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, तो वो खुद को डबल करता है, ठीक है, मटेरियल को डबल करता है, बट रहेगा उतना ही, कंटेंट उतना ही रहेगा, बट अपनी कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर लेगा। ये हमने देखा था क्लास 11th में, राइट। अगर किसी को याद नहीं तो याद कर लेना। फिर हमने देखा था कि क्रॉसिंग ओवर होती है, अब किस स्टेज में होती है वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है, और उस क्रॉसिंग ओवर से क्या है, चेंज हो जाता है और उससे वेरिएशन आनी स्टार्ट होती है, राइट। तो ये सब डीएनए के कारण हो रहा है, राइट। हम कह सकते हैं ना, ऑल दिस इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज ड्यू टू डीएनए, सो ऑल दिस इज ड्यू टू डीएनए ट्रांसफर। अब आप बताइए, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, ये उनमें क्यों नहीं दिख रही जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? बिकॉज असेक्सुअल में क्या नहीं हो रहा, डीएनए रेप्लिकेशन। एक मिनट, ऑल दिस इज ड्यू टू डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। उसमें क्या ऐसा होता है कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ये आपने पढ़ी जिसमें ऐसा कुछ हो रहा हो, डीएनए इन्वॉल्व हो रहा है, डीएनए ने वो किया, फुल को कॉपी किया, फिर डबल कर लिया, ये वो नहीं, उसमें आपने ऐसा पढ़ा ही नहीं। क्रॉसिंग ओवर इसका मेन कारण है वेरिएशन का। ओके, तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड नाउ। इसको मैं रब कर देता हूं एंड अब हम क्या करेंगे, डीएनए को डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। डीएनए की और डिटेल आपको अगले चैप्टर में है, जहां पे आप पैकेजिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें डीएनए के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से आपको बोर्ड अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा होगा, एक मिनट रुकिएगा, मैं पॉज करके इसको साफ करता हूँ। यस, सो नाउ इट विल बी विजिबल टू यू प्रॉपरली। अब देखिएगा, डीएनए हम कर रहे हैं, डीएनए को स्टार्ट करेंगे। डीएनए की डिटेलिंग आपको अगले उसमें है। तो डीएनए क्या है, सबसे पहले एक सेल अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो सेल के, ये सेल है, इसके न्यूक्लियस में कुछ ऐसे धागे से पड़े होते हैं, मतलब फाइबर लाइक या कहें तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, डीएनए कह देते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं, डीएनए कह देते हैं। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स प्रोकैरियोट्स, ओके सॉरी यूकैरियोट्स, बिकॉज उसमें न्यूक्लियस आपको दिख रहा है ना, दैट इज व्हाई। तो डीएनए क्या है, it is thread like structure, thread like structure present in the nucleus and it is responsible for all the inheritance। तो ये है inheritance के लिए responsible for inheritance। जो इनहेरिटेंस हो रही है, वेरिएशन कह लो, ठीक है, और जो कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं, इनहेरिटेंस, वो डीएनए के ट्रांसफर के कारण ही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको चीजें कुछ याद रखनी है। अब देखना डीएनए कैसा है, ये आपका धागा 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 कह लो, ऐसा है डीएनए। और सबसे पहले एक और चीज, इट इज डबल स्ट्रैंडेड। आपने पढ़ा होगा ऐसा स्ट्रक्चर क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर कह लो, ठीक है ना। डीएनए का आपने एक बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर वगैरह आपने पढ़े होंगे कुछ स्ट्रक्चर्स। तो ये मान लीजिए डीएनए है,
अब डीएनए में कुछ प्रोटीन्स जो है वो बाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स के नाम से जिनको हम जानते हैं। इन प्रोटीन्स के बारे में भी डिटेल आपको नेक्स्ट चैप्टर में है। ये जब बाइंड होंगे तो डीएनए जो है कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने क्या बना दिया, कंडेंस्ड डीएनए, और इसको हम बोल देते हैं क्रोमैटिन। ये कैसा दिख रहा है, ये सिंगल दिख रहा है, अनपेयर्ड दिख रहा है। फिर एस फेज आएगी डिवीजन की, एस फेज ऑफ डिवीजन। डिवीजन क्या, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल जब डिवाइड करता है तो उसकी एस फेज में, आफ्टर एस फेज क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब अगर इस डीएनए को, ये जो धागे थे मैंने ऐसे ऐसे देखो, ये धागे अभी भी हैं, ठीक है ना, बट ये इतने कंडेंस नहीं है जितने यहाँ पे तो देखो और ज्यादा कंडेंस हो गए। ये देखो और कंडेंस्ड है। ओके, सो ये क्या है, क्रोमैटिन, एंड दिस इज क्रोमोसोम। क्रोमैटिन क्रोमोसोम, क्रोमैटिन क्रोमोसोम। क्रोमैटिन क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। इसके नीचे दिख रहा है, और ये इट इज विजिबल, इसके नीचे भी आपको सब कुछ जो है दिखाई दे रहा है। क्रोमैटिन क्या है, डीएनए जब कंडेंस होगा तो बनाएगा क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन जब और कंडेंस होगा तो बना लेता है क्रोमोसोम। क्रोमैटिन अनपेयर्ड है और क्रोमोसोम इज पेयर्ड स्ट्रक्चर। ओके, क्रोमैटिन अनपेयर्ड, क्रोमोसोम इज पेयर्ड। और क्या चीजें आपको दिख रही हैं, क्रोमैटिन में नॉट हाईली कंडेंस्ड, हाईली कंडेंस्ड तो नहीं है, चाहे कंडेंस्ड फॉर्म है डीएनए का, पर इतना नहीं है जितना कंडेंस्ड के फॉल स्पेलिंग, कंडेंस्ड, इतना हाईली कंडेंस्ड नहीं है जितना क्रोमोसोम आपको दिख रहा है। देखो इसमें कंडेंस कितना ज्यादा है, इट इज हाईली कंडेंस्ड। अब अगर मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन की, तो आपको पता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, 2C, एंड आफ्टर एस फेज इट बिकम्स 4C। क्या आपको यहां तक दिख रहा है, नहीं नीचे नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूं, एक मिनट रुकना, वेट करना। ओ ओ ओ ओ ओके, अभी भी पूरा, यार क्या है ये, इसको नोट, चलो आप नोट कर लो, ऐसे ही है ना, पहले 4C तो दिख रहा था, यस। आप इसको खुद नोट कर लेना, इस साइड तो डीएनए का कंटेंट है 2C, और वहां पे कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई, 4C हो गई, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया अबाउट क्रोमैटिन, क्रोमोसोम। अब आएंगे हम जीन पे, जीन के बारे में भी लिख लीजिए। जीन, इट इज द segment of DNA which codes for a protein, ये एक प्रोटीन के लिए कोड करता है, which produces character, which produces a particular character, जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर देगा। ओके, तो यस, इसको नोट करिए जल्दी से, देन वी विल बी मूव ऑन फॉरवर्ड। आई होप सो आपको जहां तक मैंने पढ़ाया वहां तक क्लियर हो गया हो। डाउट्स आप साथ साथ में कमेंट में पूछते जाइएगा अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है। ओके, आई थिंक सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू। मैं इसको मिटा देता हूं, पहले इससे मिटा देते हैं ना, फिर हम उससे मिटाएंगे। ये आपने पढ़ लिया अबाउट डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो मेटाफेज में बेस्ट आपको दिखता है। चलो ये तो हम वैसे सेल साइकिल वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे,
बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, तो मैंने आपको यहाँ पे वर्बली बता दिया। रिटर्न में आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है इतना। आपने सेल साइकिल वाले चैप्टर में तो पढ़ना ही है, ठीक है ना। और अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज होंगी। यार पहले एक मिनट इसको थोड़ा सा ना होने दो ठीक ठाक साफ। ओके, सो इन ह्यूमंस, अब हम कुछ चीजें लिख रहे हैं जनरल जो है आपको पता होंगी। इन ह्यूमंस देयर आर, थोड़ा यार कहाँ बड़ा लिखना है तो बड़ा लिखते हैं। इन ह्यूमंस देयर आर 46 क्रोमोसोम्स। एंड आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो 46 है कैसे होते हैं। देखना ध्यान से, ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं ये दो सेट में होते हैं, मतलब एक सेट 23 का अलग होगा, दूसरा सेट 23 का अलग होगा, ठीक है ना। दिस इज सेट 1, दिस इज सेट 2, 23 और आपने पढ़ा है कि 46 में से 23 जाते हैं मेल गमीट में, फीमेल गमीट में। ऐसे पढ़ा है ना आपने पिछले चैप्टर में, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, कि मेल और फीमेल जब गमीट बनेंगे तो हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है ना। तो जब ये गए 23, इसको हम बोल देते हैं डिप्लॉइड। लिख लो डिप्लॉइड, और रिप्रेजेंट करेंगे 2n से। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज हैप्लॉइड, रिप्रेजेंट करेंगे n से। हैप्लॉइड का मतलब वन सेट है, वन सेट, एंड डिप्लॉइड का मतलब बोथ सेट्स, ठीक है ना। जिसमें दोनों सेट है वो डिप्लॉइड हो गया, एक सेट है तो वो हैप्लॉइड हो गया। अब ध्यान से देखना है इस चीज को, अब आपको इस चीज को थोड़ा और गौर से सुनना है। डिप्लॉइड हैप्लॉइड की कहानी आई होप सो आपको क्लियर हो गई हो। और एक आपको पता है ना ट्रिप्लॉइड भी। अब देखो सेट के बारे में बात करूं, सेट क्या है, व्हाट इज दिस सेट। तो ये मैंने बना दिया क्रोमोसोम नंबर, इसको ध्यान से छोटे बनाऊंगा क्रोमोसोम। तो भाई एक, ये क्रोमोसोम है ना, ये 2 आ गया, ये 3। अच्छा ये जो है क्रोमोसोम, देखो मैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम बना देता हूँ। ये देखो ये मैंने क्या बना दिया, एक क्रोमोसोम। अब एक क्रोमोसोम का जो ये पार्ट है, ये क्या होता है, क्रोमैटिड होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज क्रोमैटिन, नहीं क्रोमैटिड। तो अगर हम बात करें क्रोमैटिन में, क्रोमैटिड कितना है, एक क्रोमैटिड, और इसमें 2 क्रोमैटिड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो कितने हैं इस एक क्रोमोसोम में, 2 क्रोमैटिड्स होते हैं इन अ क्रोमोसोम, राइट। आगे अब देखना, जैसे ये मैं कुछ बना रहा हूं, ठीक है ना, ये है कुछ क्रोमोसोम, मैंने 4 बना दिए मान लो। अब ऐसे ही आपकी बॉडी में कितने होंगे, 23, एक एंड 23 ही ऐसे, और वही तो 46 हुए। ठीक है ना। अब इसमें और इसमें कुछ ना कुछ जीन प्रेजेंट होगी। जीन क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है क्रोमोसोम, एक डीएनए का, जो कि क्रोमोसोम के ऊपर हो सकता है और होता भी है। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होती हैं, ठीक है, बिकॉज ये क्रोमोसोम क्या है, डीएनए का ही तो कंडेंस फॉर्म है, तो इसी पे क्या होगा, जीन भी होंगी, ठीक है ना। अब इनको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे ये 23 अलग, ये 23 अलग, और ये आपस में होमोलोगस होंगे। मतलब इनमें से जो पहले 2 हैं वो होमोलोगस, दूसरे 2 होमोलोगस, तीसरे 2 होमोलोगस, चौथे 2 होमोलोगस, ऐसे चलते रहेंगे। 23 सेट होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के इन ह्यूमंस, ठीक है ना। दीज आर व्हाट, होमोलोगस क्रोमोसोम। ध्यान से सुनना इसको, अभी होमोलोगस आपको क्लियर नहीं होगा, मैं बताऊंगा कैसे होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर या होमोलोगस पेयर कह लो, ओके। जैसे मैंने बात की, ये एक क्रोमोसोम एंड ये सेकंड क्रोमोसोम। लोकस, ये जो है लोगस जो है, ये टर्म आया लोकस से। लोकस का मतलब होता है पोजीशन, ठीक है ना। अब इसको मैं अच्छे से लिखता हूं। लोकस का मतलब क्या होता है, पोजीशन होता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, ये एक पोजीशन है जहां पे आपकी प्रेजेंट है जीन ए, ये पोजीशन है जहां पे आपकी प्रेजेंट है जीन बी, ठीक है ना, मान लिया हमने। और इस क्रोमोसोम पे ये है क्रोमोसोम नंबर 1 और ये है लेट्स से क्रोमोसोम नंबर 2, ठीक है। ये ए जीन ऑफ क्रोमोसोम ए, ये बी जीन। अब एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे सेकंड क्रोमोसोम पे
आपके पास ए जीन प्रेजेंट है अगेन, और यहां पे बी जीन प्रेजेंट है। अगर सेम लोकस पे जीन्स प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स वो होमोलॉगस पेयर है क्रोमोसोम का। 1 and 2 is having same gene at same locus। ठीक है, इससे नीचे दिख रहा है, लेट मी चेक इट फर्स्ट। हाँ, तो यहां पे लिख देता हूं ना ऐसे एरो डाल के। अच्छा, कल मैं कलर चौक का बंदोबस्त कर सकता हूं, देखूंगा अगर होगा तो। सेम जीन एट सेम लोकस, दैट मीन्स होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर, इसको नोट करो। मतलब कि आपकी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में, हर सेल में जो डीएनए है उसमें 46 ही क्रोमोसोम्स होंगे। एंड देखो कैसा, 23 एक सेट, 23 दूसरा सेट, और 23 में से जो पहला पहला है वो होमोलोगस, दूसरा दूसरा होमोलोगस, तीसरा तीसरा होमोलोगस, चौथा चौथा होमोलोगस, ऐसे होमोलोगस पेयर्स होंगे। ठीक है ना, इनको हम बोल देते हैं होमोलोगस पेयर। फिर अगला एक कॉन्सेप्ट जो आपका क्लास 11th का ही है, अगेन एक्चुअली ये भी क्लास 11th का ही है, ठीक है ना, फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं ना, तो थोड़ा बेटर रहेगा, बिकॉज फिर आपको कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि आपको चैप्टर नहीं आता या समझ नहीं आया या हमें टर्म्स नहीं पता चले। ठीक है, बिल्कुल हम अच्छे से कवर कर रहे हैं इस चैप्टर को। एंड अब देखना क्या मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने क्या कहा, लेट्स से ये आपका क्रोमोसोम है, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम होमोलोगस हैं, ये तीसरा क्रोमोसोम, ये चौथा क्रोमोसोम। तो ये दो क्रोमोसोम्स जिनमें यहाँ पे है जीन ए, तो इसके भी यहाँ पे जीन ए, यहाँ पे है जीन बी, तो यहाँ पे है जीन बी, यहाँ पे है मान लो जीन सी, तो यहाँ पे है डी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है डी। ये दो आपस में क्या है, होमोलोगस, होमोलोगस। बट अगर मैं बात कर रहा हूं इन दोनों की, तो दे आर हेट्रोलोगस या नॉन होमोलोगस भी कह सकते हो, हेट्रोलोगस। ओके, ऐसा एक टर्म होमोलोगस, हेट्रोलोगस आपको आगे कई बार ये सुनने को मिलेंगे। तो इसको ध्यान देना है, अगर सेम लोकस पे सेम जीन तो होमोलोगस, सेम लोकस पे डिफरेंट जीन तो हेट्रोलोगस। इन ह्यूमंस वी हैव 23 होमोलोगस पेयर्स। पेयर का क्या मतलब हुआ, एक होमोलोगस पेयर में कितना है, दो जीन, दो क्रोमोसोम। दैट मीन्स 23 होमोलोगस पेयर में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, और वो हमारे नंबर को मैच कर रहा है। ओके, अब आगे की कहानी देखते हैं। अब हम आगे की कहानी देख रहे हैं। क्रोमोसोम हमने कर लिया कवर। पहले तो मैं देखूं वीडियो की ड्यूरेशन, 23 मिनट की वीडियो जो है हो चुकी है, और ये 23 मिनट कोई अगर कहे वेस्ट है तो फिर वो खुद ही वेस्ट है। अब ध्यान से देखना, एक क्रोमोसोम में आपको दिख रही हैं दो क्रोमैटिड। ये मैंने क्या बनाया, एक क्रोमोसोम बनाया। ये क्या है, दो क्रोमैटिड है। ये क्या है, दो क्रोमैटिड। ये है क्रोमैटिड 1, ये वाली जो शेडेड है, शेडेड वाली क्रोमैटिड 1 है, और अनशेडेड वाली है क्रोमैटिड 2। एक ही क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स को हम बोल देते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, क्रोमोलोगस लिख दिया मैंने भाई, क्रोमोसोम, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, बट chromatids of टू डिफरेंट क्रोमोसोम को हम क्या बोल देते हैं,
नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का और क्रोमैटिड का क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखना है, इसी में समझा रहा हूं, ध्यान से देखना है। क्रोमैटिड 1 क्रोमैटिड 2 क्या हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड हो गए। एंड अगर मैं ऐसा ही एक और होमोलोगस इसका बना दूं, देखो ये मैंने इसका होमोलोगस ही बनाया है, ठीक है ना, ये और ये आपस में होमोलोगस है मान लो, ठीक है। तो इसका ये वाला और इसका ये वाला, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो क्या ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, नहीं, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर, क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम के हैं। एंड जो आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर क्या मतलब, देखो इसके जीन और इसके जीन, इसमें भी कोई ना कोई जीन होगा ना, यहाँ पे मैंने मान लिया, यहाँ पे मान लो जीन है एफ, ऑफ कोर्स फिर यहाँ पे भी जीन एफ होगा, राइट। तो इनमें क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, मतलब ये और ये जो क्रोमोसोम है आपस में एक बार अटैच होकर कुछ एक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसा देखो, ऐसा कुछ ऐसा एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है ना। उसको हम कुछ नाम भी देते हैं, वो हम देखेंगे इन चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब इसमें जो ए जीन है वो इसके पास चली जाएगी और इसकी एफ जीन यहाँ पे आ जाएगी, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो ये क्रॉसिंग ओवर किसमें हो रही है, एक तो इसमें एक इसमें, क्या इन दोनों में आपस में क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, नहीं। तो क्रॉसिंग ओवर किसमें हो रही है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये नीट का पीवाईक्यू है, क्रॉसिंग ओवर takes place between non-sister chromatids of homologous chromosomes। ओके, हाँ जी। तो अब आप बिल्कुल तैयार हैं, मतलब बिल्कुल तो नहीं, अभी जीन तो पढ़ लिया पर अलील नहीं पढ़ा ना, इसको पहले नोट करो। ट्रेट कैरेक्टर पे आते हैं अब हम, कैरेक्टर ट्रेट, इसको नोट कर लो जल्दी से। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। घबराने का नहीं, बोर्ड चाहे आपको अभी सफेद दिख रहा है, बट मैं इसको पानी वाले कपड़े से भी साफ कर दूंगा, ठीक है। अब आपका मेन चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्लास 12th मेनली आपकी अब स्टार्ट हो रही है, जो क्लास 12th का चैप्टर है। अच्छा, वो भी अभी अभी स्टार्ट वैसे तो नहीं हुआ, जो है मेंडल तक सब वही चलेगा पुराना वाला, मेंडल के बाद तक कुछ और आएगा जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा। ओके, तो पहले मैं इसको कपड़े की मदद से भी एक बार साफ करता हूँ यार। ऑलराइट, देखो पोचा लगा रहा हूँ, पोचे वाला बन गया हूँ आपके उसमें चक्कर में है। आपका चक्कर तो बहुत खतरनाक चक्कर है बाबू भैया। ओके, इसको सुखा देते हैं, और सुखाने के लिए मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा, इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ कि आपका इतना टाइम वेस्ट कर दूं, आपका टाइम बड़ा जरूरी है। हाँ जी, तो अब ये सूख चुका है एंड अब हम आपको सुखाने आ गए हैं, सॉरी। अब ध्यान से देखना, मेंडल ने क्या कहा, मेंडल के काम पे अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे। मेंडल से मैं शुरुआत करूंगा, पर अभी हमने आपको कुछ नहीं बताया अबाउट कैरेक्टर ट्रेट, है ना। ये भी हमने बचा है, एलील बचा है, जीन बचा है, जीन तो हो गया पर एलील बच गया, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, देखो हाँ, तो मुझे क्या बताना था आपको, हाँ जी। तो मेंडल ने क्या कहा, वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, ये मेंडल ने कहा, दिस इज व्हाट मेंडल सेड। मतलब मेंडल का जो मेन काम है उसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, परंतु ये जो है नॉट ट्रू है, दिस इज नॉट ट्रू। इसकी कुछ जो है अलग चीजें हो जाएंगी इससे, ठीक है ना, वो हम आपको बताएंगे इन फ्यूचर क्लासेस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ओके, मतलब एक जीन नहीं, दो जीन भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकती हैं। एंड एक और चीज, प्लियोट्रॉपी, मतलब एक जीन ही दो कैरेक्टर्स को ऐसा भी कर सकती है, एक जीन दो से ज्यादा कैरेक्टर्स या दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, वो भी हो सकता है। वो हम नॉट ट्रू, बिकॉज क्या क्या मैंने आपको बता दी है अभी, प्लियोट्रॉपी हो सकती है,
एंड पॉलीजेनी भी हो सकती है, एंड ये हम कवर करेंगे इन फ्यूचर क्लासेस। ओके, अब मुझे आपको क्या बताना है कि एक जीन एक कैरेक्टर देगी। कैरेक्टर का क्या मतलब है? जैसे अगर मैंने कहा हाइट ऑफ ट्री या पी प्लांट, सबको पता है ना, मेंडल ने पी प्लांट लिया था, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। तो हाइट ऑफ पी प्लांट ये क्या है? एक कैरेक्टर है। व्हाट इज इट? इट इज कैरेक्टर। अब ये दो हो सकती हैं, एक हाइट हो सकती है टॉल, एक हो सकती है डॉफ। डॉफ मतलब छोटा, शॉर्ट कह लो। तो टॉल एक ट्रेट है, डॉफ एक ट्रेट है। जैसे आई कलर, आई का रंग जो है वो कैरेक्टर है, पर आपकी मदर का जो आई का कलर है, मान लो वो ब्लू ब्लू है, आपके फादर का आई का कलर ग्रीन है। बोला पूरी जो है जू ही खोल लिया अपने घर पे, है ना, एक तरफ बिल्ली, एक तरफ कुछ, एक तरफ कुछ, है ना। मुझे पता नहीं हरा किसका आंखों का रंग होता है, नीला तो शायद बिल्ली का होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपके जो है आई का कलर ग्रीन, ठीक है ना, और ब्लू, ये क्या है? ये ट्रेट है। पर आई का कलर वो क्या है? कैरेक्टर है। तो हाइट ऑफ प्लांट क्या है? कैरेक्टर है, परंतु टॉल ट्रेट, ड्वार्फ ट्रेट, ये ट्रेट है। ओके, तो इससे आपको पता चला अबाउट कैरेक्टर एंड ट्रेट, अबाउट कैरेक्टर एंड ट्रेट। नाउ लेट्स कम टू अलील। अलील को हम कह सकते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। जैसे मैंने क्या कहा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये क्या है? एक मान लीजिए ये एक जीन का कोड है जो कि किस चीज को कोड कर रहा है? टॉल प्लांट को कोड कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें जो कैपिटल ये कहूं तो देखो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। अब जीन ने क्या दिया? कैरेक्टर दिया। कैरेक्टर ने क्या बनाया? एक, मतलब मान लो ये कैरेक्टर आ गया, देखो कैरेक्टर। कैरेक्टर कौन कौन कंट्रोल करेगा? एलील जो है वो कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे फिर, है ना। एलील क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे दो एलील्स होते हैं एक जीन के, ठीक है ना। अब मल्टीपल एलिलिज्म भी है, बट ओके वो भी हम देखेंगे। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है? एलील्स हैं। कैपिटल टी विल कोड फॉर टॉल प्लांट का कोड, इसको हम बोल देंगे, देखो जीन क्या है? कोड है। अब उस जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म हो गए, एक है कैपिटल टी जो कि कोड करेगा टॉल प्लांट के लिए, एक है स्मॉल टी जो कि कोड करेगा ड्वार्फ प्लांट के लिए। अब इनमें से जो मिक्सचर ऑफ कोड है, जब कैपिटल टी स्मॉल टी आया, कैपिटल टी आया, बिकॉज हर एक जीन में देयर विल बी टू कोड्स, एक जीन में दो अलील होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने लिखा कैपिटल टी, तो ये जीन है, ओके, ये एक जीन बन गया आपके पास, इसमें दो कोड आपको दिख रहे हैं, ओके। तो आपको जो पढ़ने हैं वो कैसे पढ़ने हैं? दो अलील, मतलब दो जीन वाले ही, ठीक है ना। एक है तो दो अलील वाले जीन्स आपको पढ़ने हैं, बाकी हम फ्यूचर में देखेंगे आपकी एनसीईआरटी में कैसे कैसे किस ऑर्डर में दिया है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। वो हम देखेंगे, देखते चलेंगे। इसको नोट करो जल्दी से, ध्यान से देखना है आपको। अब मैं इसको रेप कर रहा हूं, नाउ इट विल बी रब्ड नाइसली। अब ये जो जीन की अलग अलग फॉर्म्स हैं ये भी तो क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होंगी ना। अब देखना ध्यान से देखना आपको। ये मैंने क्या बना दिया? क्रोमोसोम नंबर ए, ये उसका होमोलोगस, ये है फ्रॉम फीमेल, एंड फ्रॉम मेल जो क्रोमोसोम है वो है ये और ये, ठीक है ना। इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे प्रेजेंट है कैपिटल टी, इस पे यहाँ पे प्रेजेंट है स्मॉल टी, इस पे यहाँ पे प्रेजेंट है कैपिटल टी, इस पे यहाँ पे प्रेजेंट है स्मॉल टी। दीज आर होमोलोगस। बोला होमोलोगस कैसे हो गए? यहाँ पे तो कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, ये क्या बात? देखो जीन सेम है, उस जीन की फॉर्म डिफरेंट है, तो एलील अलग अलग है पर जीन तो सेम है ना यार। जीन तो टॉलनेस की ही है, जीन तो कैरेक्टर ऑफ प्लांट की ही है, मतलब जीन तो हाइट ऑफ प्लांट की ही है, ठीक है ना। और ये भी होमोलोगस है ऑफ कोर्स, फिर तो ये भी होमोलोगस ही होंगे, पर मेल से एक आएगा, फीमेल से एक आएगा। आपको ये तो पता है कि आपके जो पेरेंट के पास, देखो अगर मैं बताऊं 46 फीमेल 46 मेल, ये मैंने बना दी फीमेल, ये मैंने बना दिया मेल। 46 में से जब गमीट बनेंगे तो 23 अलग हो जाएंगे, 23 अलग, इसमें से भी 23 अलग, इसमें से भी 23 अलग, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स विल बी सेपरेटेड,
है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जो होंगे इसके, और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ जा ही नहीं सकते। अगर चलेंगे देन दैट मीन्स कोई ना कोई डिसऑर्डर हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको हम कहेंगे, ठीक है ना। ओके, तो इन 23 में से अब देखना, या तो ये 23 इसके साथ पेयर बनाएंगे या इसके साथ पेयर बनाएंगे, ये वाले 23 इसके साथ बना सकते हैं, इसके साथ बना सकते हैं। वैसे ही ये वाला जो क्रोमोसोम है वो या इसके साथ बनाएगा या इसके साथ बनाएगा। अगर ये वाला जा रहा है तो अगर मान लो इस फीमेल में से जो 23 जाने हैं, इनमें से कोई एक ही पेयर जाएगा ना, कोई एक ही जाएगा ना। मान लो 23 ये वाला चला गया और मेल का 23 ये, तो चाइल्ड के तो 46 क्रोमोसोम पूरे हो गए। अब ऐसा थोड़ी 23 ये चल रहा है, 23 ये चल रहा है, 23 ये चल रहा है ना, ये तो ट्रिप्लॉइड हो गया चाइल्ड, फिर तो नॉट पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसमें से एक क्रोमोसोम जाएगा, होमोलोगस में से कोई एक, और इस होमोलोगस में से कोई एक जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने मान लिया यहां से गया ये कैपिटल टी वाला, यहां से गया कैपिटल टी वाला, दोनों से कैपिटल टी वाला मैंने भेज दिया। मान लो इधर से कैपिटल टी वाला आया, इधर से कैपिटल टी वाला आया, तो जो रिजल्टेंट है वो कैसा हुआ, ये कैपिटल टी, और ये अब क्या, ये अगले ऑफस्प्रिंग के होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाएंगे। ऑफस्प्रिंग के होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्या बना दिया मैंने, ऑफस्प्रिंग बना दिया, उसके होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे कौन से एलील है, दोनों ही कैपिटल टी के एलील हैं, ठीक है ना। जीन के अलग अलग फॉर्म, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये जीन के अलग अलग फॉर्म्स हैं यार, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रेजेंट तो एक उसी जगह पे होंगे ना जहां पे जीन थे, बस जीन की एक फॉर्म यहाँ पे, एक फॉर्म यहाँ पे। अब देखो अगर मैं बात करूं तो ये क्या बन गया, एक साइड से आया कैपिटल टी, दूसरी साइड से आया कैपिटल टी, तो ये कैपिटल टी बन जाएगा। इसका अगर मैं लिखूंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। ये देखो, इसको नोट करो जल्दी से। अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज आती है, अगर तो दोनों सेम है, जैसे इसमें सेम है कैपिटल टी, इसको चलो बाद में करेंगे, आपसे आप कंफ्यूज ना हो जाइए। अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लो इसको। ओके, सो आई होप सो यू हैव noted it down. Let us remove it now. The remove means erase it now. Now I hope so this homologous, allele, gene, basic terminology is clear to you. I hope so, I think so that this much is enough for your starting of the chapter. अभी चैप्टर मेन स्टार्ट नहीं हुआ, अब चैप्टर मेन स्टार्ट हो रहा है, मेंडल्स वर्क। मेंडल ने काम किया, ये आपको याद रखना है, 1856 से 1863 तक मेंडल ने काम किया। ये मेंडल की लाइफ नहीं है, मेंडल के काम करने की लाइफ है। ओके, वर्कड फॉर 7 years, इन्होंने 7 साल तक काम किया था। अच्छा, अब आपको मेरे ख्याल ट्रेट्स जो मैंने स्टार लगाया था वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। वर्कड फॉर 7 years, 7 साल के लिए इन्होंने काम किया ऑन पी प्लांट पे इन्होंने काम किया और उसकी इनहेरिटेंस देखी। अब जब मेंडल ने देखा तो मेंडल ने क्या कहा, 1 जीन कंट्रोल्स 1 कैरेक्टर, बिकॉज ये उनको पी प्लांट में देखने को मिला। तो उन्होंने तो प्री प्लांट की स्टडी की थी ना, उन्होंने सोचा बाकी भी प्री प्लांट की तरह होंगे। ओके, तो उन्होंने ऐसा लिख दिया, बट इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, बट अकॉर्डिंग टू मेंडल वर्क इट इज करेक्ट। एज पर वी कंसिडर द मेंडल्स वर्क देन इट इज करेक्ट, बट अगर हम मेंडल के काम को कंसिडर ना करके सारी दुनिया का जो काम है वो देखेंगे देन इट इज इनकरेक्ट। एक मिनट हो गया, यस। ओके, अब हम देखेंगे कि मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट ही क्यों लिया, वाई ओनली पी प्लांट, बाकी प्लांट्स कहां गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। पी प्लांट सबसे पहले तो एनुअल प्लांट है, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया कि एनुअल प्लांट है तो अपना जो है लाइफ साइकिल या कहे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेगा, मतलब आसानी से। एनुअल प्लांट है, इजी टू ग्रो है, इजी टू कल्टीवेट है, इजी टू कल्टीवेट, आसानी से कल्टीवेट हो जाएगा, एंड मोर ओवर इट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसे जब हम क्रॉसेस करेंगे ना, क्रॉसेस मतलब हम देखेंगे किसी एक प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही करते हैं, दैट मीन्स सेल्फिंग इज पॉसिबल, सेल्फिंग इज पॉसिबल।
ओके, सेल्फिंग इज पॉसिबल, न्यूमरस कैरेक्टर्स या विजिबल कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स, विजिबल या ऑब्जर्वेबल लिखिए, ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स। ट्रेट्स कितने हैं पी प्लांट में? 14। कैरेक्टर्स देयर आर 7 कैरेक्टर्स। ओके, वो हम देखेंगे। हाइट हो गया, अलग अलग चीजें हैं, हाइट है, फ्लावर है, ठीक है ना, और इजी टू कल्टीवेट हो गया, एनुअल प्लांट हो गया। हाँ, इसमें एक और चीज, और क्या था यार, एक रह गया, मेरे को अभी याद भी आया। हम उसमें क्या कर सकते हैं, जो हमने उसमें भी किया था यार, हमने उस प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमने उसमें क्या किया था। हाँ 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 हाँ, सॉरी 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 सॉरी, आर्टिफिशियल क्रॉस हमने देखा था ना, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग भी कर सकते हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कह लो, आर्टिफिशियल क्रॉस इजी या पॉसिबल। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल थे फैक्टर्स पी प्लांट को चूज करने के लिए। इसमें 7 कैरेक्टर्स विजिबल जो हमें दिख रहे थे वो थे, और उन कैरेक्टर्स, अब एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट आपको मैंने बताया ना, तो 14 ट्रेट्स आपको दिख रहे हैं। मेंडल का काम जब तक है तब तक आपको एक कैरेक्टर के 2 ही ट्रेट्स दिखेंगे एंड 2 ही एलील्स दिखेंगी एक जीन की। ओके, मल्टीपल एलिज्म बाद में आएगा, इसको नोट कर लेना। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स लुकिंग एट दीज कैरेक्टर्स फर्स्ट। हम इन कैरेक्टर्स को पहले देखते हैं कि ये कैरेक्टर्स थे कौन कौन से और इनके ट्रेट्स कौन कौन से थे, और इनमें से इन सब ट्रेट्स में से एक ट्रेट ऐसा था जो डोमिनेंट था। अब ये ट्रेट आपको, मतलब डोमिनेंट वर्ड तो आपको तब समझ आएगा जब आप लॉ ऑफ डोमिनेंस कवर कर चुके होंगे, तो अगले लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। और आज मैं सिर्फ आपको ट्रेट्स के बारे में बता रहा हूँ और डोमिनेंट ट्रेट के बारे में बता रहा हूँ। आपको बस वो याद रख लेना है कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। कई बार नीट में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, और कई बार ये चीज जो क्रॉसेस में यूज होती है। क्रॉस जब आप बनाएंगे ना, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, इतने भी वो तो नहीं हो चुड्डू, कि आपको पता है ना चुड्डू मतलब ऐसे, मतलब जिसको कुछ पता ही नहीं है उसको बोलते हैं चुड्डू। इतने वो तो नहीं ना, आपको पता ही नहीं है कि क्लास 10th में आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है यार, ठीक है ना। क्लास 10th में इतने तो एक आधा तो चैप्टर था, एक था लाइफ प्रोसेसेस, एक ये वाला था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, नहीं वहां पे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन था नाम, पता नहीं यार, इतना याद नहीं, मेरे को कभी कभी कुछ चीजें याद रह जाती हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या कर रहे थे वो मैं आपको बताता हूँ। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड देयर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, कैरेक्टर्स एंड देयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। अब इन ट्रेट्स में से एक ना एक डोमिनेंट होता है, एक ना एक रिसेसिव होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला है आपके पास स्टेम की हाइट, कि स्टेम कितनी है, टॉल है कि डॉर्फ है। एक हो सकती है टॉल, एक हो सकती है ड्रॉफ। डॉर्फ, टॉल के लिए जो एलील है दैट इज कैपिटल टी, डॉर्फ के लिए है स्मॉल टी, ठीक है ना। और इनमें से डोमिनेंट है ये वाली, यहाँ पे डोमिनेंट लिख रहे हैं, यहाँ पे रिसेसिव लिख रहे हैं। डोमिनेंट रिसेसिव आपको मोर क्लियर इन नेक्स्ट लेक्चर। स्टेम का हो गया, फिर है सीड का। शेप हो गया, शेप के लिए एक है आपके पास रिंकल्ड, एक है आपके पास राउंड। तो राउंड है डोमिनेंट, रिंकल्ड इज रिसेसिव। अच्छा, रिसेसिव का मतलब ये नहीं डब्ल्यू से स्टार्ट करो ना, राउंड का एलील जो है वो कैपिटल आर होगा, इसका एलील जो है वो स्मॉल आर होगा। ओके, आ गया आ गया, एक मिनट। आफ्टर सीड शेप, सीड शेप, शेप तो हो गया, अब सीड का कलर भी है। एक है सीड का कलर। सीड का कलर क्या क्या हो सकता है, एक होता है ग्रीन, एक होता है येलो। तो यू नो येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव। अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है डोमिनेंट रिसेसिव। डोमिनेंट को हम करेंगे कैपिटल से, डोमिनेंट एलील को कैपिटल से यूज करते हैं, और इसके लिए स्मॉल वाला यूज करते हैं क्या, नहीं। देन कम्स
पॉड के बारे में। पॉड का कलर, पॉड का कलर भी येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, बट पॉड का कलर ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है ओवर येलो। अब ये जीन इससे अलग कैसे होगी? अगर मान लो मैंने कहा कि ये ग्रीन है और यहाँ पे मैंने ग्रीन की जगह स्मॉल जी लिख दिया होता तो ये कैपिटल जी लिखना था, फिर कैपिटल जी स्मॉल जी, ये दोनों होमोलोगस लग जाते, पर ये होमोलोगस है ही नहीं। होमोलोगस तो ये दोनों है ना, जो एक ही चीज के लिए कोड कर रहे हैं वो होमोलोगस है, कैपिटल जी स्मॉल जी। नेक्स्ट, पॉड का शेप। पॉड का शेप, पॉड का शेप क्या है? या तो पॉड का शेप कंस्ट्रक्टेड होगा या तो इन्फ्लेटेड होगा। कंस्ट्रक्टेड मतलब उबड़ खाबड़, और वो उबड़ खाबड़ वाला होता है रिसेसिव। कंस्ट्रक्टेड और इनफ्लेटेड, इसके लिए आप कैपिटल आई स्मॉल आई यूज कर लेना। सिक्स्थ है आपके पास पॉड हो गया, सीड हो गया, स्टेम, फ्लावर। फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर या तो वायलेट होगा या तो व्हाइट होगा। वायलेट इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, व्हाइट इज रिसेसिव। लेट मी चेक दैट, इससे नीचे आपको दिख रहा है, हाँ एक और आएगा, बस वही है। देखो ये 7 क्या हो गए? कैरेक्टर्स हो गए, ये उनके ट्रेट्स हैं। 7th है आपके पास फ्लावर का शेप, नहीं, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है? एक्सियल इज डोमिनेंट ओवर टर्मिनल। अब इन सबके बारे में मैं आपको बताता हूं क्या है। स्टेम की हाइट मतलब, टॉल का क्या मतलब हो गया? ये देखो मैं यहां पे बना रहा हूं, ये टॉल हो गई और ये हो गई ड्वार्फ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पे मैं छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है यार। सीड का शेप, या तो सीड का शेप होगा राउंड या तो होगा रिंकल्ड, तो ये है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर। सीड का कलर येलो या ग्रीन, कलर अगर येलो है तो येलो, अगर कलर मान लो ग्रीन है तो स्मॉल वाई। पॉड का कलर, पॉड क्या होता है ना जो बाहर ऐसा, ये मान लो ये आपके पास पॉड जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉड। ऐसा होता है ना, देखो ये अंदर मटर के दाने हैं। जो पॉड है या तो ये होगा ग्रीन जो कि कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो ये होगा येलो स्मॉल जी से। पॉड का शेप इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब ऐसा, ये होता है ना एक मटर का दाने में ऐसे, देखो ये है इन्फ्लेटेड, इसके लिए कैपिटल आई। एंड कंस्ट्रक्टेड मींस ऐसा, ये है स्मॉल आई। देन फ्लावर का कलर वायलेट है या व्हाइट, देखो ये तो सबको पता ही ना, कलर का क्या, कलर में क्या बताऊं मैं। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल, देखो फ्लावर की पोजीशन एक्सियल मतलब ऐसे एक्सिस पे है या ऐसे टर्मिनल पे लगा है। ये है कैपिटल ए, ये है स्मॉल ए। नोट करो इसको, आपकी एनसीईआरटी में भी ये सब दिया हुआ है, नोट कर लो जल्दी से। टुमारो वी विल बी रीडिंग इट्स एनसीईआरटी एज वेल। कल हम यहां तक की एनसीईआरटी रीड करेंगे एंड देन वी विल मूविंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि मेंडल ने क्या क्या किया था, ठीक है। फिर हम देखेंगे अबाउट मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में। कल का दिन आपको मोनो हाइब्रिड का ही लग जाएगा, परसों डाई हाइब्रिड में भी, ठीक है। 2-3-4-5 लेक्चर्स तो आपको मेंडल को ही समझने में लग जाएंगे। 4-5 तो ज्यादा बोल दिए, हाँ 4-5 इंक्लूडिंग मेंडल के जो आपके पास वो हैं, मेंडल के लॉज और उनका उनका क्या लॉ का क्या होता है, वायलेशन, उनका लिमिटेशन, सॉरी, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसके मैं एक बार फोटो खींचता हूँ, देन एक होमवर्क का कार्यक्रम हम कर लेते हैं, होमवर्क का कार्यक्रम देख लेते हैं। आज आपको कोई डीपीपी नहीं करनी, बिकॉज आज हमने कुछ ऐसा करवाया ही नहीं है यार जिससे डीपीपी, चलो हम दे देते हैं डीपीपी आज भी आपको। ओके, लेट्स गिव इट अ चांस एज वेल। डीपीपी नंबर 1 you have to solve. This chapter is very important, that is why we are giving the DPPs. एंड मैं डीपीपी जो बनाऊंगा वो तो लेक्चर को देख के ही बनाता हूँ यार, कौन से लेक्चर में क्या क्या, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो होमवर्क में क्या लिखना है, सॉल्व डीपीपी 01, रिवाइज द लेक्चर एंड मेक notes
फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक मिनट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। नाउ मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।